नाज़रीन, मारूफ कानूनदान ईमान मज़ारी और उनके शोर हादी अली चट्टा को सज़ा सुना दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि एक मारूफ कानूनदान को सज़ा का सामना करना पड़ा है। वकला हों, कानून की बात करने वाले हों, इनका काम हमेशा से ये होता है कि ये कानून के रखवाले होते हैं, कानून के मुहाफ़िज़ भी होते हैं और कानून तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ अदालतों में पेश भी होते हैं, कानून का दिफा भी करते हैं। लेकिन ईमान मज़ारी पर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए, इदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए, फ़ौज जैसे इदारे के अंदर बदएतमादी फैलाने की कोशिश की, तफरीक पैदा करने की कोशिश की और अपने मुल्क की फ़ौज के ऊपर ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जो शायद दुश्मन भी हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान मज़ारी को ये ट्वीट्स करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इख्तिलाफ़ राय कानून के दायरे के अंदर नहीं हो सकता? क्या हमारे यहाँ डायलाग की बात ख़त्म हो चुकी है? अगर हम डायलाग के ज़रिए अपनी बात कर सकते हैं तो फिर इल्ज़ामात की सियासत से हम कब निकलेंगे? देखा यह गया है, आज की बात की जाए या माजी की बात की जाए, सियासतदान भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा देते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मीडिया में बैठे हुए लोग भी एक किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं, ना कोई सबूत होता है, ना उनके पास कोई शवाहिद होते हैं, लेकिन जो दिल में आता है वो कह देते हैं। ये रवश अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है। चाहे जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दें, जिसके ऊपर जितना मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, हत्ता कि अपने ही इदारों को जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे होते हैं, अपने शहीदों के खून से मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, आप उन्हीं को कभी दहशतगर्द करार देना शुरू कर देते हैं, कभी उन पर डॉलरों के इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो इस किस्म के बयानात जो हैं फिर ऐसी नौबत ले आते हैं कि कानून के मुहाफ़िज़ों को या कानून की बात करने वालों को भी सज़ाएँ सुननी पड़ जाती हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। दूसरी तरफ हुकूमत ख़वातीन के हवाले से अपने आप को दावेदार है कि वो ख़ातून के हकूक़ के लिए बहुत काम कर रही है। इस्लामाबाद की हद तक तो अब ये भी फ़ैसला कर लिया गया है कि जनाब घरेलू तशद्दुद पर 3 साल कैद होगी और बीवी को घूरना और तलाक की धमकी देना ये भी अब जुर्म होगा, और दूसरी शादी की धमकी देने पर भी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं ख़ास तौर पे कि इन चीज़ों से आपका जो ख़ानदानी निज़ाम है वो टूट जाएगा, क्योंकि ख़वातीन के मर्ज़ी के बग़ैर कोई घर में भी नहीं आ सकता। यानी अगर ख़ातून कह दे कि फ़लाँ जो आपका अज़ीज़ है, ये रिश्तेदार है, हमारे घर में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता अगर घर की खातून राज़ी नहीं है। बाज़ लोगों की राय है कि ठीक है, खातून जो है वो घर में है अगर, तो घर उसी का है या उसके खामंद का है, तो उन्हें इस बात का हक़ हासिल है कि जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे ना रखें। लेकिन दूसरी तरफ शायद हमारी माशरती निज़ाम हमारा ऐसा है कि लड़के के वालिदैन हों, लड़की के वालिदैन हों, बहर ज़िम्मेदारी बच्चों की समझी जाती है। क्या हालात इससे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब अज़हर सदीक़ साहब। अज़हर सदीक़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शुमाइला राना साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा होंगे, और डॉक्टर वकास जाफ़र साहब मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ लेकिन ईमान मज़ारी साहब के केस के हवाले से कर लीजिए। अज़हर सदीक़ साहब, आखिर एक कानूनदान को इस किस्म के ट्वीट्स करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अगर BLA या बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो हमारे बाज़ वकला उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जनाब उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके उस मौक़िफ़ को तायद करते हैं कि जो वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे होते हैं, अलग बलूचिस्तान बनाने की बात करते हैं, आज़ाद बलूचिस्तान और आज़ाद मुल्क बनाने की बातें की जाती हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, जहां तक तो मुल्क के खिलाफ और मुल्क तोड़ने की बातें और ये सारी, ये तो किसी तरह भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, वन वे और दी अदर, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम जो मुहिब वतन आदमी लोग हैं, उन्होंने मुहिब वतन के हवाले से मामलात को आगे लेके जाना और चीजों को उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से दे, क्योंकि मुझे उस पर दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या, मैं मिसाल के तौर पर, मैं अगर मज़ारी साहिबा या हादी अली चट्टा साहब वो बलोचिस्तान के अंदर बैठ के उस कोई मूवमेंट को लीड कर रहे होते और उन चीजों को आगे लेकर चल रहे होते, तो फिर तो यकीनन कोई ऐसा, फिर तो आप बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि आप सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, आपका कोई अपना एजेंडा है नहीं। अब यहाँ वो बात जो है ना, मैं देखिए किसी हद तक तो मैं बात को सपोर्ट करता हूँ, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पिछले 3.5-4 साल में आवाज बंद हुई तो सच भी कैद हो गया, एतमाद टूटा तो हर वादा बेबुकत हो गया,
बोलने का हक था वो भी छीन लिया, फिर कहा गया निजाम बहुत मजबूत हो गया। देखिए मैं स्टेट के अगेंस्ट किसी को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल लेकिन मुझे मुझे मेरा मोहतरमा आसमा जहांगीर साहब से बड़ा सख्त शदीद इख्तलाफ, बिल्कुल। ईमान मिजारी से भी जब वो लिबरल एक लोगों को इस दौर में देखते थे तब भी मेरा शदीद इख्तलाफ था, मैं उन बातों की तरफ हूँ। लेकिन मेरी एक कमजोरी है ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, जो मैं ह्यूमन राइट्स के केसेस करता हूँ इस सारे मामले में मुझे नहीं, देखिए मैं 3 एतराजात हैं मुझे। जी जी। एक तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, ठीक है स्टेट ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है, आपने ये सारा ट्रायल चलाना है, ठीक। यानी ऐसा क्या ऐसा हो गया कि इस ट्रायल को आप स्काई लैब की रफ्तार के ऊपर दौड़ाएं, आप करें आप ट्रायल बिल्कुल, यानी बार बार आना बार बार करना, ठीक है स्टेट का जो ये तरीका कार है ना पिछले 3.5-4 साल से, मैं ये समझता हूँ इसने काफी नुकसान पहुंचाया है। रूल ऑफ लॉ की बातें और पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, ये जितना भी काम करना था ना, अगर आप उसी के मुताबिक देखे मौका देके, मैं मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता चलूं कि एक केस था, एक केस में जज साहब जिस तरह ऑर्डर पास कर रहे थे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, हमने तो इतनी तेजी से नहीं, मिसाल के तौर पर चले पुलिस उसको उस तरह से देख रही थी या बाकी लोग उस तरह से देख रहे थे, मैं तो शायद इस बात से भी इख्तलाफ करता कि हमारी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल ने उस तरह रोल नहीं प्ले किया, हालांकि देयर इज अ लायर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बड़ा वादे तौर पर मौजूद है, एक कानून बहुत क्लैरिटी के साथ कानून मौजूद है और उसमें लॉयर्स को उस तरह प्रोटेक्शन मिल रही है। जहां तक जर्नलिस्ट के हवाले से, जर्नलिस्ट के साथ भी देखे वो बड़ा एतराज रहेगा, मैं ये बड़ी बारीक एक लाइन है, उस बारीक लाइन को डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है और उस पर मेरा जहां तक ख्याल है बैठकर इस पर डिटेल डेलिब्रेशंस करनी चाहिए। ये ट्रायल तो कल मुझे देखे सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिस तेजी से जिस तरह से चलाया गया ना, तो बहुत से सवाल उठेंगे राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। बाकी उनका वो किसी ट्वीट के बारे में मैं उनको ना डिफेंड करना चाहता हूं ना मैं डिफेंड कर रहा हूं कि उस हवाले से वो जो उन्होंने कहा है वो उसको ओन करती हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि वो जो कह रही है वो मैं भी वो कहूं या आप भी वो कहें। अब एक नुक्ता नजर है, वो नुक्ता नजर इख्तलाफ का कहें जिसका भी कहें, वो अपना एक नुक्ता नजर लेकर गई है और उसके मुताबिक जो चीजें हैं वो कानून के मुताबिक अगर चलती तो ज्यादा मुनासिब होता था। जिस तरह गिरफ्तार किया गया, यानी उसकी उसकी एक मिसाल आपके सामने सेट हो चुकी थी। मैं सिर्फ एक बात खत्म कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ ना वो अपना वारंट सर्विस कराने थे, वारंट सर्विस कराने के लिए एक एसपी साहब आए थे और मेरा ख्याल है पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ पहुंच गई थी। फिर इमरान खान साहब को जिस तरह पकड़ के लाया गया किया गया सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर, मुझे भी पता था कि जो कुछ भी हो रहा है जिस तरह भी हो रहा है वो स्टेट ने अपने तौर पर पकड़ के लाना है, सामने पेश करना, और यही ईमान मिजारी के साथ भी यही सारा कुछ हुआ। हादगिल बनी वो निकले यहाँ से, अगर निकले थे तो क्या फर्क क्या पड़ता था? मुझे सब इतना एक सवाल है, क्या फर्क पड़ता था अगर वो सेशन कोर्ट में जाकर अपनी एक जमानत करा लेती? जमानत कितने दिन चलनी थी? एक सवाल है अपनी जगह, सवाल सारा। तो इससे अगर आप इसको इस तरह से ले चलते तो शायद इतने सवाल ना उठते। अब सवाल बहुत उठ चुके हुए, मैं इससे ज्यादा और बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। शुमारा राना साहब, अगर जो उनको सजा हुई उसके बाद ईमान मजारी साहब का एक ट्वीट है, आज मुझे और हादी को ट्वीट्स केस में सजा सुनाई जा रही है, हमने जुल्म के सामने कलमा हक बुलंद किया, आपने मुल्क तोड़ा, डॉलरों के लिए बदअमनी की, बलोच पश्तून नस्ल कशी की, इलेक्शन चोरी किया, हमें जेल भेजने से आपके जुराम नहीं मिट जाएंगे। ये सज़ा के बाद का ट्वीट्स है। किसी मुल्क के अंदर इस बात की इजाज़त हो सकती है कि अपनी फ़ौज के लिए या अपने सिक्योरिटी के इदारों के लिए जो दहशत गर्दों से लड़ रहे हों उन्हीं के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें कि वो पैसे लेकर ये जंग लड़ रहे हैं, या उनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये सारी बदअमनी जो है ये वो खुद कर रहे हैं? यानी क्या ऐसा इख्तिलाफ राय है या इज़ादी इज़हार राय है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ईमान मिज़ारी साहिबा और उनके हस्बैंड के मुतालिक जो ट्वीट्स का जो केस था और रियासत मुखालिफ जो मुहिम थी उसमें जो उनका डिसीजन आया है वो मैं समझती हूँ एज ए ख़ातून अगर मैं देखूँ तो मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ कि कुछ लोगों ने रियासत मुखालिफ मुहिम का ठेका उठा रखा है। और अगर आप ये कहें कि ख़वातीन के साथ इज़हारे हमदर्दी होनी चाहिए, उनके लिए रूल्स रिलैक्सेशन होनी चाहिए, या जिस तरह हमारा माशरा जो है वो ख़वातीन के हवाले से हमारा दीन भी कहता है कि एक लीनियंट व्यू है हमारा ना, तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि हमें
हमेशा मतलब औरत कार्ड जो है ना वो हर वक्त नहीं चलता। आप कानून को, आइन को तोड़ते हैं, आप रियासत मुखालिफ मुहिम चलाते हैं, आप ऐसा बयानिया लेकर चलते हैं जो लोगों को इश्तियाल अंगेजी की तरफ लेकर चलता है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हम क्या इसलिए छोड़ दें कि कोई अगली जो बंदी है वो खातून है तो इसलिए उनको अब कानून को हाथ लेने की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी बात यह है जी जी कि माजरत के साथ मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं वो अब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज्ड हो गए हैं। खुद वो बैरूनी एजेंडे पे होते हैं जिन्होंने इदारों को बदनाम करना, रियासत को बदनाम करना, फौज को बदनाम करना और लोगों के जहन को मुंतशिर करना कि दूसरी सेकंड थॉट देना, इसका ठेका उठा रखा है। फंडिंग उनको बाहर से होती है, हमारे इदारों को नहीं होती। और जो फौज मैं समझती हूँ आपके अपने नौजवान जो अपने जवान हैं उनका जानों का नजराना पेश करती है। आज आपकी सरहदों के ऊपर ठंड में और बर्फानी तोदों के आगे आज आप और मैं नहीं खड़े। हम लोग अपने घरों में आराम से पुरसकून नींद सोते हैं। लड़ कौन रही है? फौज लड़ रही है। फौज का जवान जो है वो लड़ रहा है बॉर्डर पे, वो सीने पे गोली खाता है, आप या मैं नहीं खाते। तो लिहाजा अगर हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे कि आइन हमें इजहार राय का मुकम्मल इख्तियार देता है, तो आइन ये भी कहता है आर्टिकल 5 में कि रियासत के साथ पहले मुखलिस हो जाओ। रियासत के साथ अगर आप खड़े होंगे, रियासत मुखालिफ मुहिम के साथ आप खड़े होंगे तो अवाम आपको नापसंदीदगी का इजहार करेगी। अब आप मुझे बताएं, पीका एक्ट का सेक्शन 9-10 जो है उसमें वाज़िया ये चीज़ लिखी हुई है कि जब आप रियासत मुखालिफ और अपने इदारे के खिलाफ आप अपनी इजहार राय को लोगों के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो आपको कानून जो है, आप कानून हरकत में आएगा। और ईमान मजारी के केस में जो मैं ये समझती हूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती सामने आई है और एक वो सोच, एक माइंड सेट था जो कहता था कि हमें इम्यूनिटी हासिल है कि हम जो मर्जी कहें, हमें ना कानून पूछता है, ना हम आइन के ताबे हैं, हम इदारों के मुखालिफ जो है अपनी मुहिम चलाएं, हमें कोई पूछेगा नहीं। आज उस सोच की नफी हुई है। आज उस सोच की नफी हुई है कि अगर आपने सोशल मीडिया पर या अपनी सोशल मीडिया पर किसी फोरम पे आपने अपना इजहार राय करना है तो आपको अपनी हदूद क़यूद का अंदाजा होना चाहिए। आज कानून और आइन की बालादस्ती हुई है। बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। हुई है या खिलाफ हुई है, मैं किसी के वापस आता हूं। मैं नहीं हूं, मैं अपने मुल्क और पाकिस्तान के साथ खड़ी हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर वकास जाफर साहब, ये नहीं घरेलू तशद्दुद पर सज़ा होनी चाहिए, यकीनी बात है। ख़वातीन को मारना कोई ना इस्लाम इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है, लेकिन ये जो अभी फैसले किए गए कि बीवी को घूरना, तलाक की धमकी देना जुर्म होगा, इसी तरीके से दूसरी शादी की धमकी देने पर भी जुर्माना होगा, इससे औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा? आपको क्या लगता है उलमा क्यों इस पर एतराज़ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तमाम मर्दों को ये हुक्म दिया कि वाशिरूना बिल मारूफ, कि आपने अपनी बीवियों के साथ जो है वो जिंदगी बसर करनी है तो उनके साथ अच्छे तरीके के साथ, नरम तरीके के साथ जो है जिंदगी गुजारनी है। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि खैरुकुम ली अहली, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। वो आना खैरुकुम मिन अहली, और मैं खुद अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतरीन हूँ। तो अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात है उसके अंदर जो एक मर्द और एक औरत का जो रिश्ता कायम होता है और अल्लाह ताला की इज़्न के साथ जो अल्लाह ताला निकाह के बंधन के अंदर दो मर्द और खातून को जोड़ता है, तो उसका जो तरीकाकार है, जो उसका उसलूब है, वो अखलाक हसना के ऊपर वो बेहतरीन एक आप कह सकते हैं कि एक अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए, एक आयली जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मौका फराहम करता है।